तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी त्रिविम रसायन की। हमारे चैप्टर का नाम यही है, ठीक। अब त्रिविम रसायन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं तो वो हम जरा देखें। तो त्रिविम रसायन के अंतर्गत मुख्यतः समावयवता का अध्ययन किया जाता है। यानी इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे और आइसोमेरिज्म भी कौन सी, स्टीरियो वाली यानी त्रिविम समावयवता को पढ़ेंगे। समावयवता शब्द का उपयोग बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था? बर्जीलियस ने। तो ये बात यहाँ से याद रखनी है आपको कि समावयवता जो शब्द है उसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? बर्जीलियस ने, ठीक है। ये वही बर्जीलियस हैं जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत दिया था, याद है आपको। और जैव शक्ति सिद्धांत के अंदर इन्होंने क्या कहा था कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता, ये तो किसी दैवीय शक्ति के द्वारा ही जीवों के शरीर में बनते हैं। परंतु उसी समय एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था होलर, था कि नहीं था? और उन्होंने क्या किया था? होलर ने अमोनियम साइनेट NH4CNO को गर्म किया और गर्म करने पर एक कंपाउंड मिला जो ऑर्गेनिक था और जिसका फॉर्मूला था ये वाला। और वास्तव में ये कंपाउंड कुछ और नहीं, क्या था? यूरिया था। तो यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लेबोरेटरी में होलर के द्वारा बनाया गया। जैसे ही होलर ने यूरिया की सिंथेसिस की, उन्होंने कहा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, यानी बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत सही नहीं है। उन्होंने जो कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, ये बात गलत है, इसलिए जैव शक्ति सिद्धांत कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद बर्जीलियस और होलर दोनों ने ही इन मॉलिक्यूल्स को देखा, अमोनियम साइनेट को और यूरिया वाले को, और पाया कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र जो है ना वो कैसे हैं? समान है, ठीक। परंतु दोनों कंपाउंड क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये जरा ध्यान दें, बर्जीलियस व होलर ने पाया कि अमोनियम साइनेट व यूरिया के अणुसूत्र तो क्या हैं? समान, परंतु दोनों यौगिक अलग अलग हैं और इनके गुण भी अलग अलग हैं। देखो अमोनियम साइनेट तो ये रहा NH4CNO, अमोनियम साइनेट, इसको गर्म करते ही मिला हमें ये, और ये क्या है? यूरिया। तो दोनों कंपाउंड तो अलग हैं, परंतु अगर दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें तो हमें मालूम चलेगा कि दोनों में कार्बन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, नाइट्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बट कंपाउंड अलग अलग हैं। यानी यहाँ से एक आइडिया दिमाग में आता है कि ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं पर कंपाउंड अलग अलग होते हैं। उसके बाद 1820 में होलर व उनका ही एक फ्रेंड था लिविंग, इन्होंने पाया कि सिल्वर फुलमिनेट क्या होता है? फुलमिनिक एसिड का डेरिवेट होता है और ये होता है AgCNO, सिल्वर फुलमिनेट। और वह सिल्वर साइनेट, किसको? सिल्वर फुलमिनेट और सिल्वर साइनेट दोनों के अणुसूत्र तो समान हैं परंतु इनके गुणों में भिन्नता है। यानी 1820 में होलर व लिविंग दोनों ने ही देखा कि सिल्वर फुलमिनेट मतलब सिल्वर फुलमिनेट क्या है? AgCNO, और दूसरा क्या था? सिल्वर साइनेट। सिल्वर साइनेट क्या होता है? साइनिक एसिड का डेरिवेट होता है, AgOCN होता है, ठीक है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र तो क्या है? समान, परंतु दोनों कंपाउंड एक दूसरे से अलग अलग हैं, इन दोनों के गुण अलग हैं। याद करो हमने कहा था सिल्वर फुलमिनेट जो होता है ना, कौन? सिल्वर फुलमिनेट, वो दरअसल विस्फोटक होता है। कैसा होता है? विस्फोटक, ठीक है। जबकि सिल्वर साइनेट जो होता है वो विस्फोटक नहीं होता, उर्वरक के रूप में काम आता है। तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों के गुण अलग हैं, मगर दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, ठीक है। तो इस तथ्य के आधार पर इन्हें समावयवता का खोजकर्ता भी मानते हैं। तो देखो 1820 में होलर और लिविंग दोनों ने ही देखा कि सिल्वर फुलमिनेट एक कंपाउंड होता है और दूसरा एक कंपाउंड होता है सिल्वर साइनेट, ठीक है। ये है आपका सिल्वर फुलमिनेट AgCNO और ये है आपका सिल्वर साइनेट, ठीक। दोनों के अणुसूत्र तो क्या है? समान, दोनों के अणुसूत्रों में तो सिमिलरिटी है, एक ही है, ठीक।
परंतु इनके गुणों में क्या है, भिन्नता है। गुणों में क्या भिन्नता है, जैसे ये विस्फोटक टाइप का है और ये विस्फोटक नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अणु सूत्र सेम है मगर गुण अलग अलग हैं। इसी तथ्य के आधार पर इन्हें समावयवता का खोजकर्ता माना जाता है। तो यहाँ से आपको एक बात और याद रखनी है कि समावयवता, ठीक है, समावयवता की खोज किसने की, तो आप याद रखेंगे समावयवता की खोज दो दोस्तों ने मिलकर की और उनका नाम है होलर और उनका फ्रेंड है लीविंग, ठीक है। इन दोनों ने आइसोमेरिज्म की खोज की, परंतु बर्जीलियस ने समावयवता को परिभाषित किया। तो देखो 3 फैक्ट हो गए। पहला कोई पूछे समावयवता की खोज किसने की, होलर और लीविंग ने। दूसरा फैक्ट है समावयवता शब्द का उपयोग किसने किया, तो आप कहेंगे समावयवता शब्द का सबसे पहले उपयोग बर्जीलियस ने किया। किसने किया, बर्जीलियस ने किया, क्लियर है। और फिर आपसे कोई पूछे कि समावयवता को परिभाषित किसने किया, तो समावयवता को परिभाषित करने का काम भी बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था, बर्जीलियस ने। ये तीनों फैक्ट याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। और कैसे परिभाषित किया, तो जरा देखो। बर्जीलियस ने बताया कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो, ठीक है। इसका मतलब समावयवता की पहली कंडीशन क्या है, अणु सूत्र समान होने चाहिए परंतु गुणों में भिन्नता हो, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। तो देखो समावयवी होने के लिए क्या जरूरी है, समावयवी होने के लिए पहली कंडीशन है कि भाई अणु सूत्र तो हर हाल में समान होने चाहिए। अणु सूत्र समान, ये तो होना ही चाहिए। तो फिर अंतर क्या होना चाहिए, गुणों में भिन्नता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज में अंतर होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो गुणों में भिन्नता होती है ना, ये गुणों में भिन्नता किसी ना किसी कारण से तो पैदा होगी, ठीक। मैंने कहा अणु सूत्र समान है, गुणों में है भिन्नता, तो गुणों में भिन्नता का कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तो वो कारण क्या हो सकता है, ये जो गुणों में भिन्नता है या तो संरचना में भिन्नता की वजह से हो सकती है। किस में भिन्नता की वजह से, संरचना में भिन्नता की वजह से। यानी हो सकता है कंपाउंड ऐसे हो जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु संरचनाएं अलग अलग हो, इसलिए उनके गुण अलग हो गए हों। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संरचना भी समान हो लेकिन उसके बाद भी गुणों में अंतर आ जाए, ऐसा भी संभव है। तो फिर गुणों में अंतर क्यों आएगा, तो फिर गुणों में अंतर आने का कारण होगा कि उनके त्रिविम विन्यास जो है या कहें त्रिविमीय अभिविन्यास जो है वो अलग अलग होंगे, भिन्न होते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जरा इधर ध्यान दें सभी लोग। मैंने कहा समावयवी होने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन है कि अणु सूत्र समान होने चाहिए, गुणों में भिन्नता होनी चाहिए। ये गुणों में भिन्नता या तो संरचना में भिन्नता की वजह से होगी या फिर हो सकता है कि संरचना समान हो परंतु त्रिविमीय अभिविन्यास भिन्न हो जाए, तो भी गुणों में भिन्नता हो सकती है। अब संरचना में भिन्नता अगर हुई है तो संरचनात्मक समावयवी बनेंगे। कैसे समावयवी बनेंगे, संरचनात्मक समावयवी, ठीक है। और यदि त्रिविमीय अभिविन्यास में भिन्नता है तो फिर त्रिविम समावयवी बनेंगे। कौन से समावयवी बनेंगे, त्रिविम समावयवी, ठीक है। देखो इसकी नोट्स की पीडीएफ की जो लिंक है वो पिछले वीडियो में मैंने दे दी है ना। उस समय मैं आपको बताना भूल गया था लेकिन मैंने पिछले वीडियो में लिंक डाल दी है, तो आप लोग पिछले वीडियो से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पिछला वीडियो कौन सा है, पिछला है स्टीरियो केमिस्ट्री का, लेक्चर नंबर है 4 और उसका है पार्ट नंबर 2, ठीक है। उसके अंदर इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से पीडीएफ ले लेना और फिर इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना मेरे साथ साथ, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बताओ जरा समावयवता को कैसे परिभाषित करोगे। समावयवता को परिभाषित किया है बर्जीलियस ने, कैसे, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो परंतु गुणों में भिन्नता हो, एक दूसरे के
क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। अब जरा आप खुद ही सोचें और सोच करके मुझे बताएं कि गुणों में भिन्नता, यौगिक के गुणों में भिन्नता किस वजह से हो सकती है? संरचना में भिन्नता की वजह से या त्रिविमीय अभिविन्यास में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। यदि गुणों में भिन्नता संरचना में भिन्नता के कारण है तो फिर कैसे समावयवी बनेंगे? तो संरचनात्मक समावयवी बनेंगे। और यदि गुणों में भिन्नता त्रिविमीय अभिविन्यास में भिन्नता के कारण होती है तो फिर त्रिविमीय समावयवी उत्पन्न होंगे, यानी त्रिविम समावयवता उत्पन्न होगी। क्लियर है सबके दिमाग में? अब देखो यहाँ हमने एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ था। क्या है कि मान लो कोई कंपाउंड है जिसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं CaBX और D, सही है। अब देखो इसके संरचनात्मक समावयवी कैसे बनेंगे। देखो मान लो मैंने इसकी दो स्ट्रक्चर लिखी, एक ये C से जुड़ा हुआ है A, उससे जुड़ा हुआ है B, उससे जुड़ा है X और उससे जुड़ा है D। और दूसरी स्ट्रक्चर लिखी C से जुड़ा है X, X से जुड़ा है A से जुड़ा है B और B से जुड़ा है D। ठीक है, अगर आपको याद हो तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर को समझाने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल वीडियो लेक्चर्स में लिया हुआ है। वो क्या है कि मान लो मैंने कहा, मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ इस तरह से एक मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ, ये A, B, C और D, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल लिया था। दूसरी स्ट्रक्चर लिखता हूँ मैं ऐसे ही, लेकिन यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ C है और यहाँ B है। क्या ये दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं? जरा सोच करके बताएं। आपको तो पता ही है कि ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग हैं? यहाँ A B से जुड़ा है, यहाँ A D से जुड़ा है, सही है। यहाँ C D से जुड़ा है, जबकि यहाँ C B से जुड़ा है कि नहीं है? इसका मतलब बॉन्डिंग में क्या है? अंतर है। बोलो है कि नहीं है? बॉन्डिंग का सीक्वेंस बदल गया है। यहाँ बॉन्ड A और B के बीच में है और यहाँ A और D के बीच में है। जब बॉन्डिंग अलग अलग हो ना, बॉन्डिंग मतलब बंध अलग अलग हो, तो संरचना अलग होती है। और जब संरचना अलग होती है तो फिर संरचनात्मक समावयवी पैदा होते हैं। तो जरा देखें आप लोग, यहाँ से देखो C से कौन जुड़ा है? A, और यहाँ कौन जुड़ा है? C से X जुड़ा है। इसका मतलब बॉन्ड अलग है। X किससे जुड़ा है? D से। यहाँ D किससे जुड़ा है? B से जुड़ा है। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? इसका मतलब इनके तो बॉन्ड यानी बंध जो है वो डिफरेंट है, और बॉन्ड डिफरेंट है तो मतलब संरचना अलग है, और संरचना अलग है तो ये कैसे समावयवी होंगे? संरचनात्मक समावयवी होंगे। क्लियर? संरचनात्मक समावयवी में आपको बॉन्ड देख लेने हैं। अगर आपको बॉन्ड डिफरेंट नजर आ गए, जैसे यहाँ कौन सा बॉन्ड नजर आया? CA आया है कि नहीं आया? जबकि यहाँ CA बॉन्ड नहीं है, कौन सा बॉन्ड है? CX। तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है, यानी कनेक्टिविटी अलग है। इसका मतलब संरचना अलग है और ये संरचनात्मक समावयवी होंगे। क्लियर? फिर मैंने आपसे कहा था कि आप एक सिंपल सा काम करें। देखो मैं आपसे कहूँ इस तरह से मैंने लिखा था एक कंपाउंड ABCD, और फिर मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। याद है क्या? ABCD। अब बताओ क्या ये सेम है या अलग अलग है? और अगर अलग है तो क्यों अलग है? देखो भैया, दिखने में ही साफ हो रहा है कि ये सेम तो नहीं है, अलग है। तो क्या बॉन्ड अलग है? यहाँ AB से जुड़ा है, यहाँ भी AB से जुड़ा है, BC से जुड़ा है, यहाँ भी BC से जुड़ा है, CD से जुड़ा है, यहाँ भी CD से जुड़ा है। सही है? इसका मतलब बॉन्ड तो अलग नहीं है भैया, कनेक्टिविटी तो सबकी सेम है, मगर ओरिएंटेशन या कहूँ अभिविन्यास अलग है। कैसे? ABCD का ओरिएंटेशन एकदम सीधी रेखा में है, यहाँ ABCD का ओरिएंटेशन कैसे है? ऐसे है। ठीक है, मतलब अंतर तो है, लेकिन इस बार अंतर बॉन्डिंग या संरचना की वजह से नहीं आ रहा। इस बार अंतर किस वजह से आ रहा है? ओरिएंटेशन की वजह से, अभिविन्यास की वजह से आ रहा है। और ऐसा अंतर हो तो त्रिविम समावयवी पैदा होते हैं। कौन से? त्रिविम समावयवी। जैसे देखो इसी के मैंने दो फॉर्म लिख दिए हैं। पहली फॉर्म ये लिखिए कि C से जुड़ा है कौन? A, और फिर इधर कौन जुड़ा है? इधर जुड़ा है B, इधर कौन जुड़ा है? X, इधर कौन जुड़ा है? D। ये देखो गौर से देखो आप लोग इसे, ये एक टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बन रही है। देखो इस तरह से, देखो इस तरह से चतुष्फलक की आकृति बन रही है ना। और इसे देखो यहाँ क्या है? यहाँ बॉन्डिंग देखो सारी की सारी C है, A से ही जुड़ा है, C है, B से ही जुड़ा है, X से जुड़ा है और D से जुड़ा है। मगर जो ज्योमेट्री बन रही है ना, वो एक्चुअल में इस बार स्क्वायर प्लेनर बन रही है। ऐसे ही तो बन रही है,
बन रही कि नहीं बन रही। इसको शॉर्ट में एसपी लिख दिया है, एसपी से मतलब है स्क्वायर प्लेनर, और यहाँ टीडी लिख दिया है, और टीडी से मतलब है टेट्राहाइड्रल। सही है, तो ये तो है टेट्राहाइड्रल, ये है स्क्वायर प्लेनर। मेरा सवाल ये, क्या दोनों सेम है? देखने में पता चल रहा है कि दोनों अलग हैं। अब ये अलग हैं तो क्यों है? क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट है या ओरिएंटेशन डिफरेंट है? तो देखो भैया, स्ट्रक्चर को देखने के लिए क्या देखना है? स्ट्रक्चर को देखने के लिए आपने देखना है बॉन्ड। ठीक है, यहाँ देखो सी और ए के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ भी तो सी और ए के बीच में बॉन्ड है, बोला है कि नहीं? ये वाला बॉन्ड सी और ए के बीच में, ये भी सी और ए के बीच में है। यहाँ सी और बी के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ भी है सी और बी के बीच में। सी और एक्स के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ भी सी और एक्स के बीच बॉन्ड है। सी और डी के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ भी सी और डी के बीच में बॉन्ड है। मतलब बॉन्ड सारे सेम है, बॉन्डों में कोई अंतर नहीं, मतलब स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। तो फिर अंतर किस में है? ओरिएंटेशन में। कैसे? यहाँ सी के चारों ओर जो ए बी एक्स और डी जुड़े हैं ना, वो चतुष्फलकीय आकृति में या चतुष्फलकीय ज्यामिति में अरेंज हुए हैं, जबकि यहाँ सी के चारों ओर जो ए बी एक्स और डी जुड़े हैं ना, वो एक्चुअल में स्क्वायर प्लेनर शेप में अरेंज हुए हैं। तो अरेंजमेंट का अंतर है, और अरेंजमेंट का अंतर होता है तो त्रिविम समावयव भी पैदा होते हैं। क्लियर है? अब हम थोड़ी सी आइसोमेरिज के बारे में और आगे बात करते हैं। आइसोमेरिज मतलब समावयवता दो तरह की होती है, अब तक तो समझ ही गए होंगे। एक स्ट्रक्चरल मतलब एक संरचनात्मक समावयवता होगी, ठीक है, और दूसरी होगी स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब होता है त्रिविम होगी। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से त्रिविम समावयवता को ही डिस्कस करना है, बट यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बता दिया है कि स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक समावयवता करीब 6 तरह की होती है। एक श्रृंखला, वलय श्रृंखला, क्रियात्मक समूह समावयवता, स्थिति माध्यावयवता और चलावयवता। ठीक है, बट इनको हम डिस्कशन में नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना है स्टीरियो के बारे में। तो जो त्रिविम समावयवता है ना, वो एक्चुअल में 2 तरह की होगी। कितनी तरह की? 2 तरह की। 2 की कैसे? एक होगी विन्यासी जिसे कॉन्फ़िगरेशनल बोला था, और दूसरी होगी स्वरूपण जिसे कॉन्फॉर्मेशनल बोला था। ठीक है, तो 2 तरह की होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, विन्यासी खुद 2 तरह की होगी, एक ज्यामिति और एक प्रकाशिक। हम लोग ज्यामिति को डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रकाशिक को ही डिस्कस करेंगे पीडीएफ को वहां तक पहुंचने के बाद। ठीक है, तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कितनी तरह की हुई? 2 तरह की, विन्यासी और स्वरूपण। विन्यासी 2 तरह की है, ज्यामिति और प्रकाशिक। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखो, अब हमने कहा कि त्रिविम समावयवता जो है वो कितनी तरह की हो गई है? 2 तरह की। तो ये है त्रिविम समावयवता, और ये कितनी कैटेगरी में क्लासिफाइड होगी? 2। एक होगी विन्यासी, अंग्रेजी में कहोगे कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरी होगी संरूपण, और अंग्रेजी में कहोगे कॉन्फॉर्मेशनल। सही है। अब ये जो विन्यासी है ये खुद 2 तरह की होती है, एक ज्यामिति जियोमेट्रिकल, और दूसरी होगी प्रकाशिक मतलब ऑप्टिकल। ठीक है, हम लोग पहले ज्यामिति को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रकाशिक को डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो वे यौगिक जिनके अणु सूत्र व संरचना सूत्र तो समान, बिना अणु सूत्र समान हुए समावयवता नहीं आएगी। तो ये तो है, अणु सूत्र तो समान होगा। दूसरा, संरचना सूत्र भी समान हो। अगर अणु सूत्र समान है और संरचना सूत्र अलग है तब तो वो संरचनात्मक समावयवी होंगे, और अगर अणु सूत्र और संरचना सूत्र समान है, दोनों ही समान है, परंतु अणु में उपस्थित परमाणु या समूह का त्रिविमीय अभिविन्यास भिन्न है। क्या भिन्न है? त्रिविमीय अभिविन्यास भिन्न भिन्न है, तो वो एक दूसरे के त्रिविम समावयवी होते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग क्या, कि अगर हम त्रिविम समावयवी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? त्रिविम समावयवी की। तो सबसे पहली बात, अणु सूत्र तो सभी समावयवियों के लिए सेम होना चाहिए, चाहे त्रिविम हो चाहे संरचनात्मक, तो अणु सूत्र समान होगा। लेकिन त्रिविम में अणु सूत्र के साथ साथ संरचना सूत्र भी समान होगा। ठीक है, संरचना सूत्र समान होने से मतलब बॉन्डिंग जो है वो सेम होगी, बंध जो है वो सभी एक ही तरह के होंगे, और कनेक्टिविटी लगभग एक जैसी ही होगी। फिर अंतर क्या होगा? अंतर आएगा त्रिविम अभिविन्यास में, और त्रिविम अभिविन्यास का मतलब अभी आपको बताया ही है ना। तो त्रिविम अभिविन्यास इनका अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। सही है,
तो ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक। अब आइए देखो, तो आपसे कोई पूछे कि त्रिविम समावयवी क्या है, तो वे यौगिक जिनके अणु सूत्र व संरचना सूत्र तो समान हो, परंतु अणु में उपस्थित परमाणु या समूह का त्रिविमीय अभिविन्यास भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के त्रिविम समावयवी होते हैं। इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। अब त्रिविम समावयवियों में त्रिविम अभिविन्यास कैसे भिन्न होगा, उसके लिए हमने एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है। सिंपल एग्जांपल क्या है कि एक अणु सूत्र है जिसमें कार्बन या C है 2, C2 और A2, A भी 2 है और B भी 2 है, सही है। तो C2, A2, B2 टाइप का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक। अब देखो, इसकी मैंने दो तरह के ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट लिखे हैं। पहला 2 कार्बन है तो C डबल बॉन्ड C कर दिया है, ठीक। इस C से जुड़ा हुआ है A और इधर जुड़ा हुआ है B, इधर जुड़ा है A और इधर भी जुड़ा है B। अब आप एक चीज़ नोट करते जाना कि इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना और इसको भी ध्यान से देखते जाना। यहाँ भी C डबल C है तो बॉन्ड तो सेम है, C डबल C। यहाँ C किससे जुड़ा है, A से, ये वाला। यहाँ भी A से जुड़ा था, बॉन्ड सेम है। यहाँ C किससे जुड़ा है, B से। यहाँ भी B से जुड़ा है, बॉन्ड सेम है। यहाँ C किससे जुड़ा है, B से, तो ये वाला C भी तो B से जुड़ा हुआ था, बॉन्ड सेम है। ये C A से जुड़ा है तो ये भी A से जुड़ा है, तो बॉन्ड तो सेम है। यानी स्ट्रक्चर में तो कोई अंतर है नहीं। तो फिर अंतर किस में है, तो अब अगर हम लोग अंतर देखें तो देखो, यहाँ A के रेस्पेक्ट में A की पोजीशन देखो और यहाँ A के रेस्पेक्ट में A की पोजीशन देखो। क्या दोनों पोजीशन सेम नज़र आती है, नहीं, अलग अलग। बस इसी तरह के ओरिएंटेशन या अभिविन्यास अगर बदले तो वो त्रिविम समावयवी हो जाते हैं। देखो A और A के बीच की डिस्टेंस अगर मैं D1 मान लूँ तो यहाँ A और A के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D2। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या D1 और D2 सेम है या अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे D1 और D2 अलग अलग हैं। ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब दोनों जो ये कंपाउंड लिखे हैं ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। तो इनमें अंतर क्या है, ओरिएंटेशन का। A के रेस्पेक्ट में A की पोजीशन, A के रेस्पेक्ट में A की पोजीशन बदल गई है। या ये कह दे कि B के रेस्पेक्ट में B की पोजीशन ये है तो यहाँ B के रेस्पेक्ट में B की पोजीशन बदल चुकी है, यानी अभिविन्यास बदल गया है। इसका मतलब ये त्रिविम समावयवी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ हमने एक और एग्जाम्पल लिया है इसे समझने के लिए। उसमें हमने क्या किया है, हमने एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया है जो इसका फॉर्मूला लिखा है C2H6। ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 CH3 हैं, आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो इनके बारे में ज़रा ध्यान से देखना। देखो मैं इसको अलग से यहाँ बना देता हूँ ताकि हम अच्छे से समझ जाएं कि 2 CH3 हैं, आपस में जुड़े हैं। तो देखो मैं ऐसे एक रेखा खींचता हूँ, यहाँ कार्बन लिखता हूँ और यहाँ कार्बन लिखता हूँ, ठीक। यहाँ CH3 है तो 3 H होंगे, तो 3 H मैं ऐसे लिख देता हूँ, सही है। इस कार्बन पर भी 3 H होंगे क्योंकि 2 CH3 हैं, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान देना आप लोग यहाँ पर, और वो क्या कि देखो सिंगल बॉन्ड जब भी होता है रोटेशन पॉसिबल होता है, तो इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको घुमाया जा सकता है, क्लियर है। जब इसको घुमाया जा सकता है तो आप किसी भी एंगल से घुमा सकते हैं, ठीक। नॉर्मली इस H और इस H के बीच अगर एंगल देखूं तो वैसे तो ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। मगर इस वाले रिप्रेजेंटेशन में हम ये मानकर चलते हैं कि ये एंगल लगभग 120 डिग्री का है, ठीक है। अब आप खुद ही सोचें और सोच करके मुझे बताएं कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को पकड़ूं और 120 से ऐसे घुमा दूं, तो इसको घुमाता जाऊंगा घुमाता जाऊंगा घुमाता जाऊंगा, तो 120 से जब ये घूम जाएगी तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा यही थोड़ी घूमेगी, घूमेगा तो पूरा कार्बन। तो ये वाला बॉन्ड एंगल भी कितने का है, लगभग 120 का ही है। तो जब मैं इस हाइड्रोजन को भी घुमाऊंगा साथ साथ, तो घूमते घूमते ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगी, इस जगह पर आ जाएगी। समझते जाना, मैं इस कार्बन को 120 से रोटेट करूं तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल जो है कितना है, 120 का है, ठीक है। तो जब 120 से रोटेट करूंगा तो ये हाइड्रोजन 120 से घूमकर यहाँ आ जाएगी। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 120 का, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं 120 से रोटेट करूंगा तो ये हाइड्रोजन घूम करके यहाँ आ जाएगी। इनके बीच का भी एंगल हम लोग 120 ही कंसीडर करते हैं, ठीक। एग्जैक्ट तो 109 डिग्री 28 मिनट है, इस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो जब मैं इसको 120 से घुमाऊंगा तो ये हाइड्रोजन 120 से घूमता घूमता कहाँ आ जाएगा, यहाँ। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये रोटेशन मैंने किया है 120 से। सपोज दैट मैं 120 से ना रोटेशन करके
120 से नहीं करता, 60 से करता हूँ। तो ज़रा देखो सभी लोग, ये कार्बन कार्बन, ठीक है, ये एक H, दूसरा H, तीसरा H, ये H, सही है। ध्यान देना, मैं इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसको रोटेट कर रहा हूँ, इसको फिक्स रखते हुए, ठीक है। इस बार मैं रोटेट कर रहा हूँ इसको 60 से, कितने थे, 60 से। अब जरा समझते जाना भाई आप लोग, है ना। इसको पकड़ूंगा और 60 से घुमा दूंगा। ये वाला एंगल कितने का बताया आपको, ये वाला एंगल 120 का बताया आपको। तो इसका आधा एंगल करूँ मैं तो वो कितने का होगा, 60 का, ठीक। इसका मतलब जब इसको 60 से रोटेट करूँगा तो ये घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, समझते जा रहा। अब ये पूरा ही रोटेट होगा, ये हाइड्रोजन घूमेगी तो ये हाइड्रोजन भी तो घूमेगी। तो इनके बीच भी एंगल कितने का है, वही 120 का। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, बोला है कि नहीं है, 120 का ही है। इसका आधा कितना होगा, आधा 60 का ही होगा। तो जब मैं इसको घुमा रहा हूँगा तो ये हाइड्रोजन भी 60 से घूमेगा और घूमता हुआ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही इनके बीच का भी एंगल कितने का है, इनके बीच का एंगल भी 120 का ही है, ठीक। और उसका आधा कितना होगा, तो उसका आधा जो होगा वो लगभग 60 होगा। तो जब मैं इसको भी 160 से रोटेट करूँगा तो ये हाइड्रोजन भी घूमता घूमता कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आएगा कि नहीं आएगा। तो अब आप लोग जरा गौर से समझ लें भाई, है ना। वैसे तो रोटेशन बहुत इजी है, बट फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा रिपीट ही कर रहे हैं, ताकि अगर आप यहाँ से भी देखना स्टार्ट करें तो भी आपके समझ में आए। तो मैंने क्या कहा है कि भाई इस वाले हाइड्रोजन को मैं 60 से रोटेट कर दूँ तो ये उठ करके यहाँ आ जाएगा। देखो ऐसे पकड़ूंगा, 60 से घुमाऊंगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो देखो मैं साथ के साथ नई पोजीशन भी बनाता जाता हूँ ताकि हमें आइडिया रहे। देखो ये C है, ये क्या है H, ये H, ये H। इसको तो हमने फिक्स रखा है तो इसमें तो कोई चेंज है नहीं, बस इसी को घुमाया है। तो जब हम इसको घुमा रहे हैं तो 60 से घुमाऊंगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो इस कार्बन पे आपको ये हाइड्रोजन यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, सही है। अब देखो ग्रीन वाले हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये मैंने ग्रीन कलर से कर दिया, देखो ये वाला, सही है। अब ये पूरा ही घूमेगा, तो जब इस पूरे को घुमाऊंगा तो ये 60 से घूमकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ दिखेगा। ये वाला 60 से घूमकर यहाँ आ जाएगा। तो ग्रीन वाला मुझे कहाँ दिखेगा, इस जगह पर घूम रहा है, ठीक। अब पूरा ही घूमेगा तो ये भी 60 से घूमेगा। इसको मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमें अंतर पता चले। ये ब्लैक वाला है और ये इससे पहले वाला कौन सा था, ये रेड वाला था, सही है। तो रेड वाला तो यहाँ आ गया घूम करके, ग्रीन वाला यहाँ आ गया। अब ये ब्लैक वाला कहाँ चला जाएगा घूम करके, देखो 60 से ही तो घुमा रहे हैं, 120 से घुमाते तो यहीं आ जाता, 60 से घुमाएंगे तो इस जगह पर आएगा कि नहीं आएगा। और इस जगह पर आएगा तो ये मुझे कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब आप कंपेयर कर लें भाई, है ना, अच्छे से। हमने क्या किया है, हमने इस वाले कार्बन को 60 से रोटेट कर दिया है 60 डिग्री से, और 60 से रोटेशन के बाद हमें ये सिचुएशन दिखाई दी है। अब देखो पहली सिचुएशन में इस H के रेस्पेक्ट में इस H की पोजीशन देख लो और डिस्टेंस देख लो। मान लो D1 है, ठीक है, यानी ब्लैक वाले H से रेड वाले H की डिस्टेंस D1 है। यहाँ इस ब्लैक वाले H से रेड वाले H की जो डिस्टेंस है, क्या D1 ही है या थोड़ी बहुत चेंज हुई है। तो देखो भैया इस बार डिस्टेंस ये है, बोला है कि नहीं, क्योंकि पोजीशन तो बदली है, और पोजीशन बदली है तो इसे मैं कहूँ D2। अब मेरा सवाल ये है, क्या आपको D1 डिस्टेंस और D2 डिस्टेंस में अंतर नज़र आता है? डेफिनेटली अंतर है, यानी D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो मैंने जब आपको शुरू के लेक्चर में इसको 120 से घुमाया था, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स लिए थे, यहाँ ClBr कुछ ऐसे लगाया हुआ था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो बस रोटेशन चेक कर रहे हैं कि आफ्टर रोटेशन पोजीशन बदल जाती है। इस H के रेस्पेक्ट में इस H की पोजीशन ये हो गई है कि नहीं हो गई है, इसके रेस्पेक्ट में। तो रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हुई है, मतलब ओरिएंटेशन बदला है, ओरिएंटेशन बदला है, डिस्टेंस बदली है, इसका मतलब अभिविन्यास अलग हुआ है। अभिविन्यास अलग है तो फिर इनको भी हम त्रिविम समावयवियों के अंदर काउंट करेंगे, सही है।
क्योंकि इनमें और कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभिविन्यास का ही अंतर पैदा हुआ है। क्लियर है सबके दिमाग में? बस अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या? वो बात जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और वो क्या कि जब मैंने इस तरह से बनाया था CA, इधर जोड़ा था A, इधर जोड़ा था B, इधर भी जोड़ा था A और इधर जोड़ा था B, और इसकी दूसरी फॉर्म लिखी थी ऐसे C से A, B और B और A, ठीक है। और अभी अभी मैंने ये वाली फॉर्म लिखी है कि नहीं लिखी? दोनों स्टीरियो आइसोमर्स को ही बताते हैं, पर दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? वो अंतर थोड़ा सा ध्यान में रखें तो अच्छा है। क्या अंतर है? देखो ए के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन देख लो, और ए के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन देख लो, अलग अलग है, मतलब दोनों में अभिविन्यास अलग है, ठीक है। लेकिन खास बात ये है कि अगर मैं इस कार्बन को कांस्टेंट रखते हुए इस कार्बन को रोटेट करूं तो ये B ऊपर आ जाएगा और A नीचे आ जाएगा ना, यही पोजीशन प्राप्त हो जाएगी, B ऊपर और A नीचे, ठीक है। अगर रोटेशन पॉसिबल हो तब तो ये घूम करके इसमें बदल जाएगा और ये स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो जाएगी। लेकिन आप तो जानते हैं कि जब डबल बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो सकता कि ये कार्बन फिक्स रहे और ये वाला कार्बन रोटेट हो जाए, B ऊपर आ जाए और A नीचे, और ये स्ट्रक्चर इसमें बदल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, ये इसमें नहीं बदल सकता और नॉर्मली ये इसमें नहीं बदल सकता। रूम टेम्परेचर पर ये एक दूसरे में इंटरचेंज या इंटर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, अंतः परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, जबकि ये भी स्टीरियो आइसोमर है। लेकिन इसमें और इनमें अंतर बस यही है कि ये रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकता है। इसलिए अब आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है। मान लो थोड़ी देर बाद ये कार्बन फिक्स है और ये कार्बन रोटेट हो गया तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, फिर ये रोटेट हो गया तो ये फिर ऐसा दिखाई देगा। मतलब ये स्ट्रक्चर आपस में इंटरचेंज होती रहेंगी क्योंकि रोटेशन होता रहेगा। मान लो अभी इस तरह से रखा हुआ है ये कंपाउंड, अब इसमें हल्का सा क्या हो गया, रोटेशन हो गया। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ऐसे इसमें रोटेशन हो गया। जैसे ही रोटेशन होगा ये इसमें बदल जाएगा क्योंकि रोटेशन तो अलाउड है, फिर ये रोटेट हो जाएगा, ये रोटेट होगा, इसमें बदल जाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर इसमें और ये इसमें आपस में बदलती रहेंगी, तो ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। कारण क्या है? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाता है, जबकि ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं हो पाता। याद करो, हमने लेक्चर्स में आपको बताया है कि दो बॉलें हैं, उनको अगर एक सिंगल रेखा से जोड़ा जाए तो इजीली एक बॉल को फिक्स रखते हुए दूसरी बॉल को घुमाया जा सकता है, मतलब रोटेशन हो सकता है सिंगल बॉन्ड के अलावा। लेकिन अगर इन्हीं दो बॉलों को मैं दो बॉन्ड से कनेक्ट कर दूं तो अब मैं एक बॉल को फिक्स रखते हुए दूसरी बॉल को रोटेट नहीं कर सकता, रोटेशन अलाउड नहीं है। इसलिए यहाँ रोटेशन नहीं होता और ये एक दूसरे में चेंज नहीं हो पाते। यहाँ रोटेशन हो जाता है तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। क्लियर है? तो यही बात इसमें डिस्कस की गई है। देख लो आप इस PDF में क्या किया है हमने। देखो, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये क्या है? हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। इसको हमने 60 से घुमा दिया है। अगर 60 से घुमाया है तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी तो आपको यहाँ दिख रही है, ये वाली हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी तो आपको यहाँ दिख रही है, ये वाली हाइड्रोजन घूम करके यहाँ आएगी तो आपको यहाँ दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही? बट खास बात यह है कि ये इसमें बदल जाएगी और ये इसमें बदल जाएगी। क्यों? रोटेशन अलाउड है, सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन हो सकता है, घूम सकता है, इसलिए इंटर कन्वर्ट हो जाएंगी। ये इसमें नहीं बदल पाएगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होता। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब जरा देखो, अब हमारा डिस्कशन सबसे पहले किस पर रहेगा? विन्यासी समावयवता पर। ठीक है, विन्यासी मतलब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म पर डिस्कशन हमारा रहेगा। ठीक, देखते हैं क्या बात है इसमें। देखो, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण एक समावयवी को दूसरे समावयवी में कमरे के ताप पर नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल सही बात है। विन्यासी समावयवी में क्या होता है? रोटेशन अलाउड नहीं होता। ठीक है, और रोटेशन अलाउड नहीं है तो एक आइसोमर रूम टेम्परेचर पर दूसरे आइसोमर में नहीं बदल सकता। दोनों समावयवियों का कमरे के ताप पर अलग अलग अस्तित्व होता है। बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी अभी आपसे कहा है कि एक समावयवी है ये और एक समावयवी है ये। सही है, दोनों समावयवी अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ ए के रेस्पेक्ट में ए और यहाँ ए के रेस्पेक्ट में ए। सही है,
ये इसमें नहीं बदल सकता, ये इसमें नहीं बदल सकता। इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग रह सकती हैं, क्योंकि बदलती तो है नहीं एक दूसरे में। इसलिए हमने कहा कि दोनों जो है कमरे किताब पर अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। क्लियर? इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है। जब दोनों अलग अलग अस्तित्व ही रखते हैं तो उनको सेपरेट भी किया जा सकता है। एक समावयवी को दूसरे समावयवी में बदलने के लिए बंधों को तोड़ना होता है। देखिए भाई, एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास ये आइसोमर है, देखो जरा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये है ए है और ये क्या है बी, और दूसरी फॉर्म है ये रही ए बी और बी ए। सही है? क्या मैं इसको इसमें बदल सकता हूँ? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के अराउंड जो है रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इसमें चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड को तोड़ करके सिंगल कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? तो जरा ध्यान दें, ये मैंने इसको सिंगल कर दिया। ठीक, अगर ये सिंगल हो जाता है तो रोटेशन अलाउड है, होगा कि नहीं होगा? और रोटेशन अलाउड है तो बी कहाँ आ जाएगा? ऊपर, और ए कहाँ चला जाएगा? नीचे। हो सकता है, लेकिन आपने क्या किया है? डबल को तोड़कर सिंगल में बदला है। डबल को किसमें बदला है? सिंगल में। इसका मतलब भाई साहब आपने बॉन्ड तोड़ा है। तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? और बॉन्ड अपने आप नहीं टूटता, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की नीड होती है। इसलिए मॉलिक्यूल खुद नहीं कर सकता ऐसा कि डबल बॉन्ड को तोड़कर सिंगल कर ले और फिर घूम जाए, नहीं कर सकता। मॉलिक्यूल्स को ऐसा करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी इस मॉलिक्यूल को रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होगी। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसमें बदल तो सकता है, लेकिन बदलेगा ये तब ही जब ये डबल बॉन्ड को तोड़कर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर ले, ताकि रोटेशन हो जाए। ठीक, डबल को सिंगल में बदलने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कोई एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी इनके पास नहीं होती रूम टेम्परेचर पर। ठीक, अगर इनको एनर्जी दे दी जाए तो फिर ये अपने बॉन्ड को तोड़ देगा और तोड़कर इसमें बदल जाएगा, लेकिन खुद नहीं बदलेगा। बस हम यही बात कह रहे हैं कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में स्पॉन्टेनियस यानी खुद कन्वर्ट नहीं हो सकता। आप कर सकते हैं, अगर आप इनको एनर्जी देते हैं, बॉन्ड टूटता है तो रोटेट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा, मगर खुद तो नहीं हो सकता ना। तो बस बात यही है कि एक समावयवी को दूसरे समावयवी में बदलने के लिए बंधों को तोड़ना होता है, जिसके लिए उच्च ऊर्जा लगभग 100 किलो जूल पर मोल से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कमरे के ताप पर अणु को नहीं मिल पाती, इसलिए ये एक दूसरे में बदल नहीं पाते। ठीक, विन्यासी समावयवता दो प्रकार की होती है, एक ज्यामिति और दूसरी प्रकाशिक। हमारा पहला डिस्कशन होगा ज्यामिति पर। किस पर होगा? ज्यामिति पर। देखो भैया, ये आप जानते हैं कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र तो समान हो। देखो, ज्यामिति समावयवी क्या है? तो त्रिविम समावयवी। और अगर त्रिविम समावयवी है तो अणु सूत्र और संरचना सूत्र दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? परंतु प्रतिबंधित घूर्णन के कारण अणुओं में उपस्थित परमाणु या समूह की सापेक्षिक स्थितियां क्या होंगी? भिन्न भिन्न होती हैं। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ज्यामिति समावयवी कहलाते हैं। मैंने अभी अभी कहा है कि रोटेशन तो फ्री है नहीं, प्रतिबंधित घूर्णन है, इसलिए ए के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन यहाँ और यहाँ अलग अलग है। तो यही इसमें कहा गया है कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र व संरचना सूत्र तो समान होते हैं, परंतु प्रतिबंधित घूर्णन के कारण अणु में उपस्थित परमाणु या समूहों की सापेक्षिक स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, एक दूसरे के ज्यामिति समावयवी कहलाते हैं। ज्यामिति समावयवता के लिए आवश्यक है, ये कंडीशन याद रखनी है आपको कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी है? पहली बात कि प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, मतलब ज्यामिति समावयवता की बात हम तभी करेंगे जब फ्री रोटेशन नहीं होगा। और दूसरी बात, कार्बन पर उपस्थित दोनों परमाणु या समूह एक दूसरे से भिन्न भिन्न होने चाहिए। ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जरा आप इधर देखें, समानता प्रतिबंधित घूर्णन द्विबंध और चक्रीय संरचनाओं में देखने को मिलता है। यानी आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ देखने को मिलेगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है वो आपको या तो उन स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा जिनमें डबल बॉन्ड होगा, या फिर ये जनरली उन स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा जिनमें साइक्लिक टाइप का कंपाउंड होगा, इस तरह का। तो बात सिंपल है ना, मैं ये कहूँ कि इस कार्बन को फिक्स रखते हुए क्या मैं इस कार्बन को रोटेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, डबल बॉन्ड है। ऐसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ मान लो कार्बन है कि नहीं है, और यहाँ ए है और यहाँ क्या है? बी। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरी की पूरी रिंग को तो मैं रखता हूँ फिक्स, इसको तो मैं नहीं घुमाने दूंगा आपको, और मैं ये कह रहा हूँ बस आप इस कार्बन को रोटेट करो इसको फिक्स करते हुए। ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि ये भी लाइक डबल बॉन्ड है।
बोला है कि नहीं है? पूरी रिंग को तो घुमा सकते हो, लेकिन रिंग को मत घुमाओ, केवल कार्बन घुमाओ तो नहीं घुमा पाओगे, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड की सी ही सिचुएशन है। इसलिए मैं बी को घुमाकर ऊपर नहीं ला सकता और ए को नीचे नहीं ले जा सकता, है? इसका मतलब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। प्रतिबंधित घूर्णन है, तो प्रतिबंधित घूर्णन आपको नॉर्मली कहाँ देखने को मिल सकता है? नॉर्मली या तो उन कंपाउंडों में जिनमें क्या है, जिनके अंदर डबल बॉन्ड दिख रहा हो, या फिर साइक्लिक यानी चक्रीय संरचना जो हो उनके अंदर आपको प्रतिबंधित घूर्णन देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ देखो ए आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो क्या ये पॉसिबल है इस ए को फिक्स रखते हुए इसको रोटेट किया जा सके? नहीं, मतलब घूर्णन प्रतिबंधित है। यहाँ देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये जुड़ा है ए ऊपर और नीचे जुड़ा है बी। क्या ये पॉसिबल है कि इस साइकिल को तो हम लोग फिक्स रखें, मतलब ये तो हम सब क्या रखें, फिक्स, इसको तो घूमने ना दें, और केवल ए बी को ऊपर लाना चाहें और ए को नीचे, ऐसे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम इसको फिक्स रखते इसे घुमा नहीं सकते। सेम यही पोजीशन यहाँ है, यहाँ हमने 4 कार्बन वाला जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया हुआ है और उससे क्या जुड़ा है बी और इधर क्या जुड़ा है ए। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस साइकिल को हम कांस्टेंट रखें? क्या रखें? कांस्टेंट। इस वाले को, पूरे साइकिल को क्या रखें? कांस्टेंट। इसको हम चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है। ए हमने पकड़ लिया और हम कहें कि अब इसको घुमा दो, बी को यहाँ ले जाओ और ए को यहाँ ले आओ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। इसका मतलब फ्री रोटेशन यहाँ पर संभव नहीं है। क्लियर? अब देखो यहाँ से एक छोटा सा सवाल हमने पूछा है इस नोट्स के अंदर, वैसे तो आपके लिए बहुत ईजी है। सवाल क्या है? निम्न में से कौन ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा? तो भैया क्या देखना है आपको? 2 कंडीशनें देखनी है। एक कंडीशन क्या है? प्रतिबंधित घूर्णन। क्या है? प्रतिबंधित घूर्णन। कब देखने को मिलेगा? जब या तो होगा डबल बॉन्ड या होगी साइक्लिक टाइप की स्ट्रक्चर। ऐसी स्ट्रक्चर हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ये सब साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक। या तो हो डबल बॉन्ड या हो साइक्लिक। तो पहली कंडीशन तो ये देखनी है। दूसरा क्या देखना है आपको? दूसरा आपको देखना है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है ना, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि देखो जरा, पिछले पन्ने में था 2 कंडीशन थी, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए और दूसरा जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है ना, उससे जुड़े हुए समूह जो है वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए? भिन्न होने चाहिए। तो पहली कंडीशन तो हो गई प्रतिबंधित घूर्णन की। दूसरी ये है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, उनसे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, मान लो एक्स है और वाई, तो ये एक्स और वाई आपस में क्या होने चाहिए? अलग, ठीक है। मगर एक ही कार्बन पर नहीं, दोनों पर। यहाँ मान लो ए और बी है, तो ये ए और बी आपस में क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। क्लियर है? या कोई साइक्लिक है, साइक्लिक है, मान लो ये रहा, ठीक है। तो इस पर जुड़ा है ए और इस पर जुड़ा है बी, तो ये ए और बी क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ जुड़ा है एक्स और यहाँ जुड़ा है वाई, तो ये एक्स वाई भी आपस में क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। कम से कम 2 कार्बन पर ऐसा देखोगे, एक पर नहीं देखोगे, कम से कम कितने में? 2 पर, ताकि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सके। कंडीशन ध्यान रखेंगे बस, तो फिर कंडीशन ध्यान है तो फिर इसमें रह ही क्या जाता है। बताओ जरा, क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? स्ट्रक्चर लिखो, C है, इस सी से क्या जुड़े हैं? 2A, तो 2A जोड़ दो। इससे भी क्या जुड़े हैं? 2A। तो क्या भैया ये GI की कंडीशन लग रही है आपको? मुझे तो नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि फ्री रोटेशन तो नहीं है, घूर्णन तो प्रतिबंधित है, क्यों? डबल बॉन्ड है। लेकिन कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप क्या है? A और A सेम है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आ सकती। क्लियर है सबके दिमाग में? बी देखो, दूसरा देखो, यहाँ क्या है? ये C है और ये मान लो A2 है और फिर डबल बॉन्ड है CAB है, ठीक है। इसको देखो जरा, इसकी स्ट्रक्चर लिखो, C, इससे क्या जुड़े हैं? 2A, वैसे ही समझ जाओ, सेम ग्रुप जुड़ गए हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आ सकती। हाँ, इसकी वजह से आ सकते हैं, क्योंकि ये ए और बी क्या है? अलग अलग। मगर एक कार्बन से काम चलने वाला नहीं है, दोनों कार्बन को देखना और प्रत्येक कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप आपस में अलग अलग हो जाएं, तब ही GI का केस बनेगा। इस कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप तो अलग हैं, मगर इस पर जुड़े हुए ग्रुप सेम है, ये GI का केस नहीं है। क्लियर? अब आ जाओ इस पर, देखो भैया, CAB डबल बॉन्ड CAB, इस स्ट्रक्चर को मैं कहाँ लिख दूँ? मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ लिख देता हूँ। देखो CAB डबल CAB, वैसे ही पता चल रहा होगा आपको, C, फ्री रोटेशन तो नहीं है। इससे क्या जुड़े हैं? A और B, अलग अलग हैं या सेम है? अलग। इससे क्या जुड़े हैं? A और B अलग अलग हैं या सेम है? अलग है। इससे जुड़े हुए ग्रुप भी अलग, इससे जुड़े हुए ग्रुप भी अलग, ये GI का केस बनता है। तो आप कहेंगे यस, यहाँ GI होगा। क्लियर? तो यहाँ C वाले ऑप्शन में GI दिखाई देगा। D वाला देखो, D में क्या है? CAB और CBD। तो इधर देखो सभी लोग,
C इससे क्या जुड़ा हुआ है, इससे क्या जुड़ा हुआ AB, तो इधर A जोड़ दिया, इधर B जोड़ दिया, इधर क्या जुड़ा है B और D। अब हमें इससे मतलब नहीं क्या जुड़ा है, भले ही चारों डिफरेंट जुड़े हुए हों, हमें हमारी कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या है, फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, डबल बॉन्ड है। इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, तो एक है B और एक है D, डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो ये कार्बन कंडीशन पूरी कर रहा है। इस कार्बन को देख लो भैया, इस कार्बन पर दोनों ग्रुप कौन है, A और B, ये भी डिफरेंट है, तो ये भी कंडीशन को पूरी कर रहा है। दोनों कार्बन जब कंडीशन को फुलफिल करे तो कंपाउंड के अंदर Gi आएगा और ये Gi का केस बनेगा। इसका मतलब D भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है। D के बाद फिर E देखो, E में क्या है, अब देखो यहीं से देख लेते हैं, यहाँ क्या है, C है, और C से कौन जुड़ा है, A और B, फिर डबल बॉन्ड है, फिर क्या है C है, और C से कौन जुड़ा है, D और E। अब यहीं देख लो, बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, C से कौन कौन जुड़ा है, A और B, सेम है या अलग अलग है, बताओ मुझे। C से जुड़ा A और B अलग अलग है, रोटेशन तो है नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड है। C से कौन जुड़ा है, D और E, सेम है या अलग अलग, अलग अलग है। तो इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप भी अलग हैं, इससे जुड़े हुए ग्रुप भी अलग हैं, ये भी Gi का केस बनेगा, तो इसमें भी Gi आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, F पर, इस वाले पर आओ। ठीक है, इसमें देखो साइक्लिक है, क्या फ्री रोटेशन होगा, नहीं होगा। तो इस कार्बन पर जो ग्रुप अटैच है उनको जरा गौर से देख लो, इस कार्बन पर। ठीक है, तो देखो इस कार्बन पर कौन जुड़ा है, B और A। बताओ B और A सेम है या अलग है, अलग टाइप के हैं, मतलब हाइपोथेटिकल कंपाउंड लिखे हैं मैंने, लेकिन है तो अलग टाइप के ना, तो ये डिफरेंट हो गए। ऐसे ही इस कार्बन पर जो ग्रुप जुड़े हैं उनको देखो, ये B है और ये A है, सेम है या अलग है, अलग अलग है। तो इस पर जुड़े हुए ग्रुप भी अलग, इस पर जुड़े हुए ग्रुप भी अलग। Gi का केस बनता है क्योंकि साइक्लिक में फ्री रोटेशन तो होता ही नहीं है, नहीं होता ना। अब Gi का केस बनता है तो इसका दूसरा आइसोमर भी होगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब एक तो ये ओरिएंटेशन होगा, एक दूसरा भी होगा। अब देखो इस ओरिएंटेशन में क्या है, B और B सेम साइड है, बोला है कि नहीं है, तो दूसरे ओरिएंटेशन में B और B कहाँ हो जाएंगे, अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए, ये अपोजिट हो गए, ये अलग है और ये अलग है कि नहीं है। इसका मतलब Gi शो करता है, जो भी कंपाउंड Gi शो करेगा ना उसकी दो फॉर्म तो होंगे। ठीक है, दो फॉर्म होंगी, एक जैसे ये है तो दूसरी ये वाली है, और दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है, आपने पढ़ा है कि एक को सिस बोलेंगे और दूसरे को ट्रांस बोलेंगे, या सिन या एंटी बोलेंगे, वो बातें बाद में डिस्कशन में लेंगे। लेकिन अब देखो जी वाला देखो, ठीक, जी में देखो, यहाँ देखना साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, फ्री रोटेशन तो नहीं होगा। देखो जो भी एटम, चाहे वो कोई सा भी एटम हो, कार्बन हो या कोई और एटम हो, अगर साइकिल का मेंबर है, ठीक है, तो कोई भी साइकिल का मेंबर फ्री रोटेट नहीं हो सकता। मतलब ये जो कार्बन हमने बता रहा हूँ, ये वाला कार्बन ही होगा साइक्लिक में, अभी तो ये फ्री रोटेट नहीं हो सकता क्योंकि रिंग का मेंबर है। ऐसे ही ये भी फ्री रोटेट नहीं हो सकता क्योंकि रिंग का मेंबर है। मतलब फ्री रोटेशन तो किसी भी एटम पर नहीं है ना, दोनों में से। अब इस पर जुड़े हुए ग्रुप कौन है, A और B डिफरेंट है, इस पर जुड़े हुए ग्रुप कौन है, A और B डिफरेंट है। बस हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, ये Gi का केस बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इधर देख लो आप, ये अच्छा है, यहाँ देखो, ये मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया है और इस कार्बन से जो भी जुड़ा हुआ है इस वाले से, वो क्या क्या है जरा देखो, एक जुड़ा है A और एक जुड़ा है B, डिफरेंट है भैया, बिल्कुल डिफरेंट है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन ये है कि फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं है। कार्बन पर अटैच ग्रुप अलग अलग होनी चाहिए, अलग है, तो Gi आ जाएगी। मगर एक ही कार्बन नहीं देखना भाई साहब, कार्बन आपको कम से कम 2 चाहिए। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब जरा इस वाले कार्बन पर गौर कर लिया जाए। ये जो कार्बन होगा इसने 2 बॉन्ड तो ऐसे बना रखे हैं, बाकी 2 बॉन्ड और बनाएगा। अब कुछ ना हो तो आप क्या मानते हो, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे 2 क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन, सेम आ गए। ये Gi के लायक नहीं है। सेम हियर, यहाँ भी 2 बॉन्ड तो इसने बना रखे होंगे इस वाले कार्बन ने, बाकी 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन। सेम है या डिफरेंट है, सेम है, ये भी Gi के लायक नहीं है। यहाँ देखो 2 बॉन्ड तो इसने बना रखे हैं, बाकी 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन। सेम है या अलग अलग है, सेम है। तो देखो केवल इस कार्बन को छोड़कर, इसको छोड़ करके
डिफरेंट कर देता हूँ। केवल इसको छोड़ करके इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो जीआई के लायक हो, और एक से जीआई आने वाली है नहीं, इसका मतलब ये जीआई का केस नहीं बनेगा। याद रखेंगे हम लोग इस बात को, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, ये तो इसी को समझाया है, ठीक है ठीक है। इससे तो जुड़ा है ए और बी, ये तो जीआई के लायक है, मगर इससे जुड़े हैं 2H, इससे भी जुड़े हैं 2H, और इससे भी जुड़े हैं 2H, ये जीआई के लायक नहीं है। सही है, इसका मतलब जीआई नहीं आएगी। क्लियर। चलिए फिर मैंने क्या किया है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, और वो क्या है, निम्न में से कौन ज्यामितीय समव्यवता दर्शाएगा। अब तक तो हाइपोथेटिकल कंपाउंड थे, अब जो है हमने रियल कंपाउंड ले लिए। जैसे पहला ले लिया एथीन। अब देखो भैया, एथीन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, यही तो स्ट्रक्चर होती है। अगर ये स्ट्रक्चर है तो फिर आपके लिए तो बताना आसान है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल है, इस कार्बन पे 2H है, सेम हो गए वैसे ही मना कर दो, नहीं आएगी जीआई। इस पर भी 2H है, सेम हो गए वैसे ही मना कर दो, नहीं आएगी। तो क्या एथीन में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी? नहीं होगी। अगर एथीन में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है तो एथीन की कोई दूसरी फॉर्म नहीं होगी, मतलब एथीन में सिस ट्रांस वगैरह नहीं होंगे। अब बात करते हैं प्रोपीन की। तो प्रोपीन क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन कैसे होते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आप हमेशा जीआई के लिए वहां देखें जहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो। डबल बॉन्ड पे होता है तो डबल बॉन्ड को देखें। जब आप डबल बॉन्ड को देखेंगे तो डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन देखें, ये वाला और ये वाला। सही है, इस कार्बन पर क्या जुड़े हैं, 2H। सही है, इस कार्बन पर क्या जुड़ा, एक H है और एक CH3 है, तो एक जोड़ दिया H और एक जोड़ दिया CH3। अब मेरी बात को जरा ध्यान से देख लें। देखो, इस कार्बन पर फ्री रोटेशन तो नहीं होगा, डबल बॉन्डेड है, ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है, ये जीआई के लायक है। लेकिन इसको देखो, इसमें फ्री रोटेशन तो नहीं है लेकिन ग्रुप कैसे हैं, सेम, जीआई के लायक नहीं है। ठीक भैया, कम से कम 2 कार्बन तो ऐसे होने चाहिए जो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हो। यहाँ केवल एक ही कर रहा है, इसलिए जीआई आने वाला नहीं है। ठीक, अब देखो 2-ब्यूटीन, बहुत सिंपल और सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। 2-ब्यूटीन क्या होता है, ब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन वाला है और इन का मतलब डबल बॉन्ड है, 2 लगा है तो नंबर 2 पोजीशन पर है। यही है स्ट्रक्चर, लिख लो भैया। डबल बॉन्डेड कार्बन को देखा करो, C+C, इससे क्या जुड़ा है, H और CH3, तो एक जोड़ दो CH3 और एक जोड़ दो H। इससे क्या जुड़ा है, H और CH3, तो एक जोड़ दो CH3 और एक जोड़ दो H। देख लो भैया, क्या जीआई की कंडीशन पूरी कर रहा है। देखो रोटेशन तो है नहीं, ठीक है, और रोटेशन नहीं है, ग्रुप कैसे हैं, CH3 और H सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है भाई साहब, है ना। यहाँ देखो, यहाँ ये कार्बन है, इसका रोटेशन नहीं, ग्रुप कैसे हैं, CH3 और H सेम है या अलग अलग है, मतलब इस कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप भी अलग हैं, इस पर जुड़े हुए ग्रुप भी आपस में क्या है, अलग। आपस में देखना है ना, इस पर 2 ग्रुप जुड़े हैं, ये आपस में क्या है, अलग। इस पर 2 ग्रुप जुड़े हैं, वो भी आपस में क्या है, अलग। CH3 अलग है और H अलग है। जीआई की कंडीशन पूरी करता है, जीआई आएगा। जिसमें जीआई आएगा उसकी 2 फॉर्म होंगी, एक तो ये दिख ही रही है आपको, जिसमें CH3 के सामने क्या है, CH3। दूसरी फॉर्म भी होगी जिसमें CH3 के अपोजिट में CH3 होगा, ऐसी फॉर्म होगी। तो यहाँ देखो CH3 के अपोजिट में क्या है, CH3। ये दोनों फॉर्म अलग अलग है और ये दोनों रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में बदल भी नहीं सकती। क्यों नहीं बदल सकती, क्योंकि रोटेशन अलाउड नहीं है। अगर रोटेशन अलाउड होता तब तो क्या होता, H ऊपर आ जाता और CH3 नीचे, ये कंडीशन आ जाती और हम कहते ये इसमें बदल गया। कैसे बदल गया, घूम करके, मगर घूम तो सकता ही नहीं है क्योंकि क्या है, डबल बॉन्ड। इसलिए दोनों अलग अलग एग्जिस्टेंस रखेंगी, दोनों एक दूसरे में नॉर्मली इंटर कन्वर्ट नहीं होंगी, तो इसकी 2 फॉर्म होंगी। तो ध्यान रखेंगे, जो 2-ब्यूटीन है वो जीआई शो करता है और उसकी 2 फॉर्म बनती हैं। 2 फॉर्म में से वैसे तो आपको पता है, एक सिस होगी और दूसरी ट्रांस। सिस कौन सी होगी, जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड होंगे सिस, जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट चले जाएंगे वो कौन सी होगी, ट्रांस होगी। होगी कि नहीं होगी, चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 1,2-डाइक्लोरोएथीन। तो इसकी स्ट्रक्चर लिखो, एथीन का मतलब 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड होगा ही। 1,2-डाइक्लोरो मतलब एक क्लोरीन पहले कार्बन पर है और दूसरा क्लोरीन दूसरे पर है, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो। क्या ये जीआई का केस बनता है, बिल्कुल बनता है भैया। डबल बॉन्ड है, रोटेशन तो है नहीं, 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, Cl और H क्या है, डिफरेंट। यहाँ रोटेशन तो है नहीं, 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, Cl और H क्या है, डिफरेंट। इस कार्बन पर भी डिफरेंट ग्रुप है, इस पर भी डिफरेंट ग्रुप है, ये जीआई का केस बनता है। क्लियर है सबके दिमाग में। अब देखो 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं आप। साइक्लोप्रोपेन का मतलब क्या है, 3 कार्बन वाला होगा, है ना, साइक्लिक होगा। 1,2 मान लो ये नंबर 1 कार्बन है,
ये वाला, तो इस पर एक Cl है और ये 2 नंबर का है, इस पर भी एक Cl है। बाकी तो क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है कि नहीं जोड़ना भाई। 4 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं कार्बन, और अगर ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो 1 2 3 और 1 4, तो 1 इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, तो 1 पर क्लोरीन है और 2 पर क्लोरीन है। नाम में बोला गया 1,2 डाइक्लोरो, तो 1 पर क्लोरीन और 2 पर क्लोरीन। बाकी ये 3 कार्बन वाला साइक्लोप्रोपेन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्या ये GI शो करेगा? तो भैया GI के लिए क्या देखना है, इस पर जुड़े हुए ग्रुप देख लो सेम है या अलग अलग है, Cl और H अलग है। इस पर जुड़े हुए ग्रुप भी देख लो सेम है या अलग है, आपस में अलग है, Cl और H अलग है, GI का केस बनेगा, यानी इसके अंदर भी GI होगा। मैथिल साइक्लोप्रोपेन, देखो भैया साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, 3 कार्बन वाला साइक्लिक होता है। मैथिल लगा है, कहीं पर भी मैथिल लगा दो, जैसे यहाँ मैथिल लगा दिया, CH3 को मैथिल कहते हैं। बाकी क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। अब देखो 2 बॉन्ड तो इसके दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे इस वाले कार्बन के, 2 और होंगे, कुछ नहीं है तो क्या होंगे, हाइड्रोजन। यहाँ भी 2 तो दिख ही रहे हैं, 2 और होंगे और कुछ नहीं है तो क्या होंगे, हाइड्रोजन। अब खुद ही बताओ, इस कार्बन पर उपस्थित ग्रुप तो अलग हैं, ये तो GI के लिए तैयार है, लेकिन ये तैयार है क्या, सेम है, नहीं है तैयार। क्या ये तैयार है क्या, सेम है, नहीं है तैयार। मतलब 2 तो होने चाहिए थे ना, कम से कम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए थे जो GI के लिए रेडी हो। केवल ये रेडी है, ये रेडी नहीं है, ये रेडी नहीं है, तो क्या मॉलिक्यूल में GI आएगा, नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट, मैलाइक अम्ल। देखो मैलाइक अम्ल के लिए M से 3 एसिड आप याद रखेंगे, एक होता है मैलोनिक एसिड, एक होता है मैलिक एसिड और एक होता है मैलाइक एसिड होता है। क्या होता है, मैलाइक एसिड। ठीक है, बहुत माइनर सा डिफरेंट है। मैलोनिक में क्या होता है, एक CH2 से 2 COOH जुड़े होते हैं। मैलिक में क्या होता है, CH2 होता है, 2 COOH होते हैं और एक होता है OH ग्रुप। यानी मैलिक एसिड की स्ट्रक्चर जो है वो ये है, OH CH CH2 COOH। बस नॉलेज के लिए बताए गए हैं, पढ़ाते समय बोले होंगे उस समय तो लिख लिए होंगे, है ना। तो जरा ध्यान दें, तो ये है मैलोनिक एसिड और ये क्या है, मैलिक एसिड होता है, और एक होता है मैलाइक एसिड। और मैलाइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो जरा ध्यान देना, CH COOH। याद करो 11th क्लास में हमने ओम्स जाप बताया था, और ओम्स जाप के अंदर कुछ एसिड्स बताए थे, ओम्स जाप, सही है। तो ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड, ऐसे करके कुछ थे, याद करना है ना, ये बताए हैं हमने। तो उसी में से है ये मैलोनिक एसिड, कौन सा, ये वाला। तो ये है मैलोनिक, ये है मैलिक एसिड, और ये मैलाइक एसिड के लिए फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन यह डबल बॉन्ड है, इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। कैसे होता है, देखो C, इधर जुड़ गया H और इधर जुड़ गया COOH, इधर H और इधर COOH जुड़ गया। ठीक, अब इस कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप देख लो, एक क्या है H और एक क्या है COOH, डिफरेंट है दोनों। इस पर जुड़े हुए ग्रुप देख लो, एक क्या है H और एक क्या है COOH, डिफरेंट है, GI होगा तो दूसरी फॉर्म भी होगी। तो दूसरी फॉर्म देखो क्या है, दूसरी फॉर्म ये रही, CCH COOH H COOH। क्या अंतर है दोनों फॉर्म में, देखो भैया दोनों फॉर्म में एक अंतर है, क्या, H के रेस्पेक्ट में H की पोजीशन देख लो, देख ली, अपोजिट चली गई है, और यहाँ H के रेस्पेक्ट में H की पोजीशन सेम साइड है, ये सिस कहलाएगा, सेम साइड होते तो सिस बोलते हैं ना, और ये ट्रांस कहलाएगा। अब याद रखें, सिस वाली जो फॉर्म होती है ना वो मैलाइक एसिड कहलाती है, और ट्रांस वाली जो फॉर्म होती है ना वो फ्यूमेरिक एसिड कहलाती है। ध्यान रखोगे, ज्यामितीय समावयवता प्राय निम्न यौगिकों में देखी जाती है। तो ज्यामितीय समावयवता जो है वो हम लोग किन किन में डिस्कस करेंगे, एल्कीन में मतलब डबल बॉन्डेड सिस्टम में, ऑक्जिम में मतलब इस तरह का सिस्टम होगा, ऑक्जिम जो होगा C=NOH, ठीक है। और एक डिस्कस करेंगे एलिसाइक्लिक में मतलब चक्रीय यौगिकों में, और चक्रीय से मतलब इस तरह का कोई और भी हो सकता है, साइक्लिक से मतलब इस तरह का, इनके अंदर डिस्कशन होगा, ठीक है। ऑक्जिम्स के अंदर होगा और एल्कीन्स के अंदर होगा, ठीक है। तो अब आप ये अच्छे से पढ़ना, ठीक है।